Hi guys, today we are going to discuss Democratic Politics 1 of class 9th standard. The topic is Democracy in the Contemporary World. यानी कि जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है, जमहूरियत है, वो समसामयिक दौर में या संसार में, दुनिया में, ओके ना। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो टॉपिक रहेगा टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की दो दास्तानें। और इसमें जो दो दास्तानें हैं उसमें पहला टॉपिक रहेगा मिलिट्री कूप इन चाइल, ओके ना, यानी कि चाइल में जो सेना के द्वारा तख्ता पलट हुआ है उस पर डिस्कशन रहेगा। और दूसरा है डेमोक्रेसी इन पोलैंड, ओके ना। तो पोलैंड के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जो पोलैंड का एग्जाम्पल है। पहले हमारा आज कंसंट्रेशन ऑफ फोकस रहेगा चिली के ऊपर, यानी कि चाइल के ऊपर। चाइल एक कंट्री है, ये जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, ओके। साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है। तो आपका जो असाइनमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप चाइल का मैप देखेंगे, मैप में जा करके चाइल को देखें, चाइल का नक्शा देखेंगे मैप में। और दूसरी बात ये है कि चाइल के आस पड़ोस के जो कंट्री हैं उनको भी आप देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री, और ये भी देखेंगे कि इसकी जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि जो बाउंड्री है वो वाटर को टच करती है कि नहीं, यानी कि समुद्र को, सीज को टच करती है कि नहीं, ये भी देखना है आपको। और कौन कौन से पड़ोसी मुल्क है, ये सारी चीजें देखने की होती है, इनको आप देखिएगा। तो इसमें हमारा डिस्कशन रहेगा मिलिट्री कूप इन चाइल, ठीक है ना, 1973। तो सेना के द्वारा तख्ता पलट। अब तख्ता पलट क्या होता है? तख्ता पलट ये होता है कि जब किसी भी देश की सेना उसी सरकार के खिलाफ, यानी कि अपने ही सरकार के खिलाफ जो है, उसी देश की सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो उसको सेना के द्वारा तख्ता पलट बोला जाता है। ये बहुत सारे देशों में हो चुका है और कई देशों में मतलब होता रहा है और आगे भी हो सकता है होता रहे, क्योंकि सेना के पास ताकत है, बल है, हथियार है, ठीक है ना। और कभी भी अगर सेना को जब राजनीतिक छूट मिलती है तो इसका अक्सर वो फायदा उठा लेते हैं। जैसा कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर कई बार मिलिट्री कूप हो चुका है। इसके अलावा और बहुत सारे न्यूमरस कंट्री हैं, अफ्रीका के बहुत सारे नेशन हैं जहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ था, ठीक है ना। म्यांमार में मिलिट्री कूप हो चुका है। तो ये सारा चीज़ें आपको देखना है कौन कौन से देशों में मिलिट्री कूप हुआ। ये भी एक आपका एक होमवर्क है, एक असाइनमेंट। आप देखिए कि कौन कौन से देश हैं जिनमें मिलिट्री कूप हुआ था। बहरहाल, तो मिलिट्री को आपको समझ में आ गया, यानी कि सेना के द्वारा जो तख्ता पलट होता है। अब क्या है कहानी, एक पार्टी है आपकी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, जिसका जो लीडर है, उसका जो लीडर है वो कौन है? सल्वाडोर एंडे है। उस वक्त उसने एक यूनिटी कोएलिशन फॉर्म किया था, बहुत ही पॉपुलर, लोकप्रिय, और जनता को इसने बहुत लुभाया, यानी कि इसकी पार्टी ने और इसकी कोएलिशन, इस गठबंधन ने जनता को बहुत रिझाया और जनता ने जो है इनको चुना 1970 के इलेक्शन में। ये पूर्ण बहुमत से ये जो है इनकी सरकार बनी, मतलब बहुमत से सरकार बनी, कोएलिशन की, गठबंधन की। और ये गठबंधन का नेता था कौन? सल्वाडोर एंडे। इसने पावर में आते ही, सत्ता में आते ही इसने सबसे पहले काम किया कि क्या किया, इसने पुअर और वर्कर्स के लिए काम ये किया कि एजुकेशन रिफॉर्म किया, यानी कि उनकी शिक्षा में सुधार किया। तरीके से मान लीजिए फ्री शिक्षा या कम पैसों में उनको जो है एजुकेशन अवेलेबल करवाई। दूसरा ये था कि फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए दूध रहेगा फ्री में। और तीसरा ये था, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इसने किया कि लैंडलेस लेबर को जमीन प्रोवाइड करी, ओके ना, यानी कि जो भूमिहीन खेतीहर हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती है, जमीन नहीं होती, उनको इसने जमीनें दी ताकि वो खेती कर सकें। क्योंकि जमींदार के पास बहुत जमीन होती है, कई हेक्टेयर और कई एकड़ उनके पास जमीन होती है, लेकिन वो उस पर खेती नहीं कर सकते, वो करवाते हैं खेती। अब लैंडलेस लेबर को जब जमीन मिले उसके मन में भावना होती है, क्योंकि वो जमीन से बहुत जुड़ा होता है। तो ये सारी चीजें, खैर मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, अब एक वर्ग अगर खुश होता है तो दूसरा वर्ग कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है। अब गरीब खुश हो चुका है, गरीबों की तो बल्ले बल्ले उनकी चांदी हो गई, ठीक है ना। और इधर जो है अमीरों की आंधी हो गई, यानी उनके ऊपर आंधी टूट पड़ी। और वो आंधी क्या थी कि अब इस आंधी के चलते उन्होंने इसका विरोध किया। अब इसमें कौन कौन शामिल था? उसका विरोध करने वालों में रिच पीपल से, दूसरे क्या था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो भी इसके अगेंस्ट हो गई, सल्वाडोर एंडे और उसके कोएलिशन, उसकी पार्टी के खिलाफ। और तीसरी चीज ये थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या थी कि चर्च ने भी इसका विरोध किया। अब धर्म से तो हर कोई जुड़ा हुआ है, अब अगर धर्म अगर किसी के खिलाफ हो जाए
उसकी जो है शामत आई रखी है, और दोनों अगर किसी के फेवर में हो जाए तो उसकी तो चांदी की चांदी है। खैर, मिलिट्री कूप जो है, ठीक है ना, अब देखिए मैं बस बातें कह रहा हूँ, आप उसको समझिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब कहीं पर अगर मान लीजिए किसी जगह से ये बात थोड़ी सी मिल जाए तो उसको संयोग कहिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के बात कर रहा हूँ, वो लिखा है बुक में तो मुझे बताना है। खैर, तो अब मिलिट्री कूप 1973 का जो था वो 11 सितंबर को हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ का आर्मी जनरल है उसका नाम है अगस्टो पिनोशे, ठीक है ना, उसने ये किया, सबसे पहले वहाँ के सी पोर्ट को कैप्चर किया, ओके। और जब डिफेंस मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे तो डिफेंस मिनिस्टर को उनके ऑफिस में अरेस्ट कर लिया गया और साल्वाडोर अलेंडे से कहा गया कि तुम जो है सत्ता छोड़ दो, ठीक है ना। साल्वाडोर अलेंडे ये सब जानते थे कि सब होने वाला है, क्योंकि उनको आभास हो जाता है, और पॉलिटिक्स में एक चीज़ अच्छी होती है कि लोगों को सब कुछ होने पता होता है कि क्या क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, उनको आभास हो जाता है, अंदाजा हो जाता है, ठीक है ना। सिचुएशन बनती है, कंडीशन बनती है, उन सबको देखते हुए लोगों का अंदाजा, यानी कि जो राजनेता हैं या वहाँ के लोग हैं या जनता है, सबको अंदाजा रहता है कि अब क्या होने वाला है। तो साल्वाडोर अलेंडे इस बात को जानते थे और इसीलिए उन्होंने 11 सितंबर की सुबह में अपनी जनता को संबोधन किया रेडियो के माध्यम से। उस टाइम पे रेडियो कॉमन हुआ करता था, और उसमें उन्होंने कहा कि जब दूसरे लोग जो है कोशिश करेंगे, तब ये जो डार्क यहाँ पर व्याप्त हो गया है या जो अंधकार हो गया है, इसको सब समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। जो आज जैसे कि जो राजद्रोह के माध्यम से यहाँ पर जो डार्कनेस आ गया है, यानी कि ट्रीजन के माध्यम से, राजद्रोह को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीजन, ओके ना। तो दूसरे लोग जो यानी कि जो यहाँ की जनता है वो इसको उखाड़ फेंकेगी, ठीक है, और राजद्रोह को और कायरता को और फैलनी यानी कि गद्दारी को, कॉवर्डाइज यानी कि कायरता को सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरीके के उन्होंने जो है भाषण के दिए, और उन्होंने कहा कि लॉन्ग लिव चाइल्ड, लॉन्ग लिव पीपल, यानी कि जय यहाँ की जनता, जय हो चाइल्ड की। हमारी अगर भाषा में गए, जैसे हम लोग के नारे होते हैं, जय जवान जय किसान जय हिंद, ये सारे नारे होते, तो ऐसे उन्होंने एक नारा दिया कि लॉन्ग लिव पीपल और लॉन्ग लिव चाइल्ड, ओके। जब साल्वाडोर अलेंडे से कहा गया कि आप जो है, और किसने कहा, अगस्टो पिनोशे यानी कि आर्मी ने कहा, आर्मी जनरल, और मेनली आर्मी जनरल ही बात को कहता है, ठीक है ना, यानी कि आर्मी ने कहा कि आप जो है सीट छोड़िए या फिर देश छोड़िए। तो उन्होंने दोनों ही बातों से इनकार कर दिया, ना तो बोले ना तो मैं सीट छोड़ने वाला हूँ, प्रेसिडेंट की जो पद है मुझे जनता ने दिया है लोकतंत्र के माध्यम से, ठीक है ना, और उस जन भावना का सम्मान करते हुए मैं ये सीट छोड़ने वाला नहीं हूँ, और आप कौन होते हो मुझे ऐसा कहने के लिए। और ना ही उन्होंने कहा कि ये देश, और फिर दूसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि ये देश मेरा है तो मैं अब देश भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालांकि वो जानते थे कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती है और मुझे कठोर दंड दिया जा सकता है अगर मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने जो है ये सारी बातें कही। डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि जो सेना को ऑर्डर देता था, अब उसी सेना ने जो उनको ऑर्डर देने वाला उसी को गिरफ्तार कर लिया, और साल्वाडोर अलेंडे को उनके ऑफिस को यानी कि प्रेसिडेंट ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया गया। प्रेसिडेंट के कुछ जो उनके वफादार जो थे वो उनके साथ रहे, उनकी पार्टी के कुछ लोग और कुछ सुरक्षाकर्मी जो प्रेसिडेंट हाउस में थे। इन लोगों ने थोड़ी देर तक जो है सामना किया जो आर्मी थी, ठीक है ना, और लेकिन अंततः क्योंकि बाहर बड़ी ताकत खड़ी है, पूरी आर्मी खड़ी है और यहाँ पर कुछ चंद सुरक्षाकर्मी है, तो वो कब तक लड़ेंगे और कितना उनके पास संसाधन होंगे, कितने हथियार होंगे, तो ये तो पक्का था कि ये जो है साल्वाडोर मारे जाएंगे। साल्वाडोर अलेंडे उस अटैक में मारे गए, ठीक है ना। और अगस्टो पिनोशे ने एक काम ये किया कि उसने जो भी उसके रूल के खिलाफ बोलता था या साल्वाडोर अलेंडे के फेवर में रहता था, इन सारे, और जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते थे, इन सारे लोगों को जो है उसने कठोर दंड दिया। इन सब लोगों को जो है उसने मारा और उसके जो आर्मी थी उसने उनको मारा। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है, एनसीईआरटी में देखेंगे एक बच्ची है जो कह रही है कि क्या आर्मी
किसी को गिरफ्तार कर सकती है या वहाँ के प्रेसिडेंट या डिफेंस मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकती है? क्या उसे ये राइट होता है? तो इसका आंसर आप लोग ढूंढेंगे या मैं ही आपको बता देता हूँ। ये है कि देखिए आर्मी को पावर नहीं होता है, ठीक है ना। आर्मी इसलिए होती है कि वो देश की जनता और देश के जो मतलब सुरक्षा है उसका ख्याल रखें, यानी कि जो सीमा है, सीमा पार से जो घुसपैठ होने वाली है उसको रोके, या अगर किसी देश पे हमलावर होना है तो वो पहले सरकार के आदेश का वेट करे, अपने ही बिहाफ पे वो नहीं लड़ सकती, ठीक है ना। तो ये सेना को राइट नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो है सेना ने कह दिया कि हम जो है आपको गिरफ्तार करेंगे, और उन्होंने मतलब मार दिया और गिरफ्तार कर लिया वहाँ के प्रेसिडेंट को और वहाँ के ये जो है डिफेंस मिनिस्टर को, और बहुत सारे लोगों को, मासूम जनता को भी, और पॉलिटिकल इनकी पार्टी के लोग थे इनको भी मारा गया। तकरीबन 3000 लोग गायब हो गए इस प्रक्रिया में, यानी जो ये अतिक्रमण इन्होंने चलाया एक अगस्टो पिनोशे की तरफ से। अब इसमें एक खास बात ये थी कि सल्वाडोर अलेंडे का जो सरकार की गिरी है, ठीक है ना, और ये मिलिट्री coup हुआ, इसके पीछे एक बात ये भी थी कि उसने सल्वाडोर अलेंडे ने काम ये किया था कि उसने जो फॉरेनर जो थे वहाँ के रिसोर्सेज को कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि जो चाइना है वो कॉपर का एक अच्छा प्रोड्यूसर्स है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये जो है माइनिंग होती है कॉपर की, कॉपर वहाँ पे बड़ी मात्रा में निकलता है। अब फॉरेनर्स यानी कि खासतौर से यूएसए या मान लीजिए यूरोप की जो कंपनीज थी वो यहाँ पर आकर के ये कॉपर की एक्सट्रैक्शन करती थी और कॉपर को रिफाइन करके उसको दूसरे मार्केट में जाकर के बेच दिया करती थी। तो उसने कहा कि नहीं, ये जो है यहाँ के रिसोर्सेज, चाहे कॉपर है चाहे जो भी चीज़ हो, वो यहाँ की जनता की है और यहाँ के लोगों की है। विदेशी लोग हमारा जो पैसा है या हमारे जो संसाधन है उसको नहीं ले जा सकते। इस बात का भी उसने विरोध किया। तो इस मिलिट्री coup के पीछे हाथ था यूएसए का, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि उसने भी इसको बेग्ड किया, ठीक है ना, इसकी पुष्ट बनाई की, उसको थपथपाया, ओके, यानी कि मिलिट्री coup को। और अब इसमें एक ये भी हुआ कि जो एक चिलियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं, ठीक है ना, वो भी जो थे इसके साथ में थे, यानी कि सल्वाडोर अलेंडे के, तो उनको भी मार दिया गया और उनकी जो बेटी है और उनकी जो वाइफ है उनको जेल में डाल दिया गया, ओके ना। ये सारी चीज हुई, ओके। अब इसमें देखते हैं, ओके, 3000 लोग इसमें गायब हुए, ओके ना। और इसके बाद जो चाइल्ड में अगस्टो पिनोशे है, इसने तकरीबन 17 साल तक रूल किया और एक निरंकुश शासन मतलब एब्सोल्यूट रूल था। इसको कोई रोकने वाला नहीं था, इसको कोई टोकने वाला नहीं था, इससे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। इसने जो है अपनी मनमानी करी और जो भी इसके खिलाफ बोलता था उसको कड़े दंड मिलते थे और कड़े कारावास उनको दिए, इवन सजाए मौत भी उनको दे दी जाती थी, ठीक है। अब इसका दूसरा टॉपिक है रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसको ये लगने लगा कि एक बड़ा जनसमूह, अगस्टो पिनोशे को ये लगने लगा कि एक बड़ा समूह जो है मेरे साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और इसलिए उसने जो है रेफरेंडम कराया। अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम को बोलते हैं जनमत संग्रह, ठीक है ना, जनता की राय, ठीक है ना, रेफरेंडम। ये सारे वर्ड जो है इनको जानिए कि कोएलिशन क्या होता है, मिलिट्री coup क्या होता है और रेफरेंडम क्या होता है, ठीक है ना। रेफरेंडम या प्लेबिसाइट भी बोल देते हैं कभी कभी इसको। इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, बल्कि मैं कहूँगा कि एक ही शब्द है प्लेबिसाइट और रेफरेंडम। जनमत संग्रह, जनता से राय मांगी गई। इसको लग रहा था कि बड़ा सपोर्ट मेरे साथ खड़ा हुआ है, अब अगर मैं ये जो है अगर रेफरेंडम कराता हूँ तो लोग मुझे ही कहेंगे कि नहीं, हमें जो है हमको तो यही चाहिए। और कौन? अगस्टो पिनोशे, यानी कि रूलर के तौर पे हमें इन्हीं को देखना चाहते हैं, इन्हीं को प्रेसिडेंट के तौर पे देखना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो अपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को भूले नहीं थे। उनके मन में वो यादें ताज़ा थी जो कि आपके अलेंडे के टाइम में थी। अलेंडे ने बहुत अच्छे काम किए थे, जैसे कि शिक्षा फ्री कर दी थी, ठीक है ना, बच्चों के लिए दूध फ्री कर दिया था और किसानों को ज़मीनें उसने जो है रिडिस्ट्रीब्यूट की थी, लैंड टेस्ट लेबर्स को, और
जो विदेशों से रिसोर्सेज यानी विदेशी कंपनियां जो रिसोर्सेज को ले जा रही थी, इसकी भी उसने मुखालिफत की थी। तो लिहाजा जनता ने जो है उसको नकार दिया, अगस्टो पिनोशे को नकार दिया। और जो चिलियन एयरफोर्स के जो आर्मी जनरल थे, ठीक है ना, उनको उनकी बेटी को रूल में लाया गया, ठीक है ना, जिसका नाम है मिशेल बैशले, ठीक है ना, मिशेल बैशले। और जो चिलियन एयरफोर्स के जो कमांडर थे, ठीक है ना, उनको अल्बर्टो बैशले, उनकी बेटी जो चिलियन एयरफोर्स के जो कमांडर है उनका नाम क्या है, अल्बर्टो बैशले, और उनकी बेटी का नाम क्या है, मिशेल बैशले। मिशेल बैशले फर्स्ट वीमेन डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी थी। और बाद में इसने अपने जो सामने एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, इसके सामने जो उम्मीदवार था वो एक बहुत ही रिचेस्ट उम्मीदवार था, उसको इसने हराया था इलेक्शन में। पैसे वालों को जल्दी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो पैसे के जरिए से काफ़ी वोट अपने पक्ष में कर सकते हैं, लोगों को तरह तरह की लालच दे करके। पैसे में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन जब जनता सूझबूझ से काम लेती है तब पैसा, लोभ और इस तरीके के जो भी प्रलोभन दिए जाते हैं उनके पचड़े में जो है उसके चक्कर में जो है जनता नहीं आती है, ठीक है ना। ये एक जागरूक जनता की पहचान भी होती है कि वो अपने सही और गलत को समझे, एक क्षणिक फायदा ना लेकर के एक लॉन्ग टर्म में, यानी कि शॉर्ट टर्म फायदे को छोड़ करके लॉन्ग टर्म में फायदा ले। तो जो है अल्बर्टो बैशले को वहाँ के लोगों ने नेता चुना, ठीक है ना। ये पहली वहाँ की प्रेसिडेंट भी बनी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी, और इस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, ठीक है ना। और इसने एक इंक्वायरी बैठा ली कि अगस्टो पिनोशे के टाइम में क्या क्या हुआ है और कौन कौन से कुकृत्य अंजाम दिए गए हैं, ठीक है ना, लोगों पे किस तरीके की ज्यादतियाँ हुई हैं, इस सब की एक इंक्वायरी बैठाई गई इसके द्वारा। और जो जो दोषी थे उनको सजा भी दी गई और एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन फिर से फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो है आर्मी ने सरकार को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। और ये बहुत ही दुविधा का समय होता है जब आपकी ही आर्मी, जिसको आपके देश की सुरक्षा के लिए और सीमा की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, वही जो है वहाँ की सरकार को कैप्चर कर ले, ठीक है ना। वहाँ की जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जिसको एक बड़ी जनता ने विश्वास के द्वारा जिताया था, उसको इन्होंने जो है उखाड़ फेंका था। तो क्या ये सही था, ये गलत है, ये का आंसर आपको देखना है, ठीक है ना। और बाकी जो इसका डिस्कशन है, और इसके बाद अभी हम इसका जो दूसरा टॉपिक है पोलैंड का जो एग्जाम्पल है वो देखना है, ठीक है ना। और कैसे डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन है वो देखना है, फेज 1 में, फेज 2 में कैसे एक के बाद एक देश जो है लोकतांत्रिक होते चले गए। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले देश लोकतांत्रिक नहीं थे, डेमोक्रेटिक नहीं थे, और लेकिन आज जो है तकरीबन सारा जो दुनिया है उसमें डेमोक्रेसी कायम है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए अगर, ठीक है ना, तो आधा से ज़्यादा देशों के अंदर दुनिया के ये डेमोक्रेसी आज फॉर्म है। तो ये सब हमें देखना है, और डेमोक्रेसी में क्या क्या राइट्स होते हैं ये देखना है हमारा डिस्कशन। और इसके अलावा हम फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको भी देखेंगे, और धीरे धीरे करके जो है हम SST आगे लेकर के बढ़ेंगे। और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर SST वीडियो बनाइए, तो तकरीबन आपको रोज़ाना या एक दिन छोड़ करके जो है वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।